एवरीवन? रेडी? सब लोग एक बार थम्स अप बना देंगे, कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, देन वी विल स्टार्ट. यस, एवरीथिंग इज क्लियर बाय माय साइड. मैंने सब चेक कर लिया, फोन में ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है. ठीक है, चलो. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस प्रकार से भी आ सकते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से 4 में से कहा जाएगा आप किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखिए. तो अभी जब मैं आगे पढ़ाने जाऊंगी तो मैं आपको चारों के चारों शॉर्ट नोट अभी एक्सप्लेन करूंगी. तो आप सब ये मत कहिएगा कि बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंटेंट है, क्योंकि मैं चारों ही एक्सप्लेन करूंगी. लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई भी 2 शॉर्ट नोट लिखने आते हैं. ठीक है, तो इन चारों में से 2 आपको जो इजी लगे, जिसकी लैंग्वेज इजी लगे, वो आप लिख सकते हो. मेरा तो थोड़ा चैट को थोड़ा बंद करो, चैट की वजह से भी ऐसा होता है. ठीक है, चलो अब लैग नहीं होगी. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू. नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 में से आपको किसी भी 2 पे क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है. शेड्यूल सी, C1, शेड्यूल एच, शेड्यूल एन और लोन लाइसेंस और रीपैकिंग लाइसेंस. ये कई बार कई सारे पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है. हिंदी में ही किन्हीं 2 पर छोटे नोट्स लिखिए. शेड्यूल सी और C1 पे लिखिए, शेड्यूल एच पे लिखिए, शेड्यूल एन पे लिखिए, लोन लाइसेंस और रीपैकिंग लाइसेंस पे लिखिए. शुरू करते हैं हम लोग शेड्यूल सी, C1 से, जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था. शेड्यूल सी एंड C1. शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगराइज स्पेसिफिक ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था. शेड्यूल सी और C1 जो है, इसमें स्पेशल ड्रग्स आती हैं और उससे भी ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं. यानी जब भी आपको शेड्यूल सी और C1 के बारे में पूछा जाए तो आपको लिखना है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. कैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स? ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स जिसमें हमने पहले भी PYQ वाली सीरीज में पढ़ा था, जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा था, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा था कि शेड्यूल सी और C1 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सी को बिल्कुल ध्यान में रखें कि शेड्यूल सी में आते हैं हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. बायोलॉजिकल मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका वैक्सीन हो गए, ठीक है, आपके हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स में भी आपका मेनली इंसुलिन हो गया. ये सारी चीजें जो है आपके बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स में आती हैं, जिसमें स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की जरूरत होती है. ठीक है, जिनमें स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की जरूरत होती है, इसीलिए इसको स्पेशल प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है. यही यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है कि शेड्यूल सी इनकम्पासेस बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. यानी कि शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं. प्राइमरीली इंजेक्टेबल्स. अभी आप बोलोगे सी और C1 में फिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, अभी आप ये पूछोगे तो सी जो है शेड्यूल सी, उसमें इंजेक्टेबल्स वाले प्रोडक्ट आते हैं, और जो C1 अभी हम पढ़ेंगे उसमें अदर देन इंजेक्टेबल्स जाते हैं, यानी कि इंजेक्टेबल्स के अलावा. तो शेड्यूल सी में ऐसे बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पेशली इंजेक्टेबल्स आते हैं, दैट नेसेसिटेट स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टोरेज कंडीशंस, जिसमें हमें क्वालिटी कंट्रोल कंडीशंस को और स्टोरेज कंडीशंस को बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये जो इंजेक्टेबल्स होते हैं ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाते हैं, और अगर कोई भी चीज आपके ब्लड में जाती है आपकी बॉडी में, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करना स्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत जरूरी हो जाता है. यही यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि शेड्यूल सी और C1 खास दवाओं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं. इसमें आते हैं बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स. शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट शामिल हैं, खासकर इंजेक्टेबल्स, जिनके लिए सख्त क्वालिटी कंट्रोल और स्टोरेज कंडीशंस की जरूरत होती है. ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, और इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जो आप लिख सकते हो. इसमें आता है सीरा. सीरा मतलब थेराप्यूटिक सिरम्स, जिसको यूज किया जाता है इम्यूनिटी के लिए. इसके साथ साथ इसमें एग्जांपल्स आते हैं वैक्सीन्स ऐसी प्रिपरेशन जो कि हमारी बॉडी में डिजीजेस के खिलाफ इम्यूनिटी की तैयारी करती है ना. खास उदाहरण अगर हम देखें शेड्यूल सी के, तो इसमें आता है सीरा, यानी कि इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले थेराप्यूटिक सीरम्स. और इसके साथ साथ आते हैं वैक्सीन्स,
वैक्सीन क्या करते हैं, हमें बीमारियों से इम्यूनिटी देने की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पोलियो वैक्सीन सबसे कॉमन सुना होगा, है ना, पोलियो या हेपेटाइटिस बी, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देते हैं और हमारी बॉडी में फिर वो बीमारी कभी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ और क्या एग्जांपल्स हैं, टॉक्सिन्स, एंटी टॉक्सिन्स हो गए, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, और टॉक्सिन्स के कारण हमारी बॉडी में जो बीमारियां आ गई उसको ठीक करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने या टॉक्सिन से जुड़ी कंडीशन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंस को टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन कहते हैं, जो कि आपकी शेड्यूल सी में आते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा, ऐसा हार्मोन जिसको डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इंसुलिन भी आप सभी को पता होगा, कई सारे फॉर्म में लेते हैं। कोई किसी को डायबिटीज होती है तो टैबलेट लेते हैं, लेकिन किसी को जब बहुत ज्यादा इंसुलिन की कमी होती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, आप सबको पता होगा। तो वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है हार्मोन के द्वारा, तो वो जो इंसुलिन हार्मोन है वो आपके शेड्यूल सी में आता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट है, उसको स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की जरूरत होती है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल C1 की। तो शेड्यूल C1 में अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी कि शेड्यूल C1 इंक्लूड्स नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। अभी हमने सी में पढ़ा कि सी में क्या था, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स थे। C1 में क्या आते हैं, नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं एंड सर्टेन अदर आइटम्स, और कुछ और आइटम्स भी आते हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन चाहिए होता है। शेड्यूल C1 दूसरे खास प्रोडक्ट्स। शेड्यूल C1 में बिना इंजेक्शन वाले प्रोडक्ट और कुछ दूसरी चीजें शामिल हैं जिनके लिए भी कड़े रेगुलेशंस की जरूरत होती है। एग्जांपल्स में आपको दिखाऊं तो इसमें आपकी ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कि डिजिटलिस्ट ग्रुप को बिलोंग करती हैं। आप सबने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, ड्रग्स बिलोंग्स टू डिजिटलिस्ट ग्रुप, जिसको हम हार्ट कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। डिजिटलिस्ट परप्यूरिया नाम पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में, वही डिजिटलिस्ट ग्रुप की दवाएं, यानी कि जो दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो आपकी आती हैं शेड्यूल C1 में, ठीक है। दूसरा, इर्गॉट एंड इट्स प्रिपरेशंस। इर्गॉट अल्कलॉइड्स आपने पढ़े होंगे, है ना, जिसको कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेबर पेन के दौरान यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि माइग्रेन के इलाज और लेबर शुरू करने में इस्तेमाल होने वाली जो इर्गॉट और उसकी बनी हुई चीजें होती हैं, वो भी आपके शेड्यूल C1 में आती हैं, ठीक है। जब ब्लैक स्क्रीन हो गई थी ना, तब मैंने कुछ समझाया ही नहीं था, उसके बाद से ही मैंने समझाना शुरू किया है, ठीक है। जब ब्लैक स्क्रीन हो गई थी उस समय मैंने कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि मैं खुद के फोन में भी क्लास देखती हूँ। अगर फोन में क्लास जैसे ही डिस्टर्ब होती है, मैं उसको फिर से रिफ्रेश किया और फिर से मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। दूसरे अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं शेड्यूल C1 के, तो उसमें आते हैं आपका एड्रीनलिन और ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एड्रीनलिन होता है, जिसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जैसे कि एड्रीनलिन और एड्रीनलिन वाली चीजें इमरजेंसी इलाज में इस्तेमाल होती हैं। फिर आता है आपका फिश लिवर ऑयल और ऐसी प्रिपरेशन जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए यूज करते हैं, यानी पोषक तत्व के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके शेड्यूल C1 में आते हैं, क्योंकि ये सारे बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स है ना। ये जो आम हमारा टैबलेट कैप्सूल आता है उनसे अलग प्रिपरेशन से, उनसे हटके प्रिपरेशन से, इनकी स्टोरेज कंडीशंस अलग होती हैं, इनके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स अलग होते हैं, इसीलिए इनको अलग शेड्यूल में रखा गया है। जैसे शेड्यूल X, H को रखा गया है, उसी तरह से C1 को भी अलग से रखा गया है, ठीक है। इसके बाद C1 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है शेड्यूल H के बारे में, ठीक है। शेड्यूल H जो आती है उसमें प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स आती हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी। पर्चा कौन लिखता है, आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि डॉक्टर। तो शेड्यूल H मतलब ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स होती हैं, जो बिना पर्चे के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती,
यही यहाँ पे लिखा है। शेड्यूल एच encompasses drugs that can only be sold by retailer with a prescription from a registered medical practitioner. शेड्यूल एच में वो ड्रग्स आती हैं जिसको रिटेलर बेचता है जब किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन होता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां नहीं बेची जाती। शेड्यूल एच में वे दवाएं शामिल हैं जिन्हें सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन से रिटेल में बेचा जा सकता है। These medications are not to be sold over the counter. इन दवाओं को ओवर द काउंटर नहीं बेचा जाना चाहिए क्योंकि इनके गलत इस्तेमाल और साइड इफेक्ट्स की संभावना होती है। अगर इन ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ही ओटीसी ड्रग्स की तरह, यानी कि सर्दी बुखार जुकाम वाली दवाई जैसे रहती है ओटीसी वाली, उस तरह से बेचा जाने लगा तो इसके बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो शेड्यूल एच ड्रग्स रहती हैं इसकी लेबलिंग की जरूरतें भी अलग अलग रहती हैं। इसमें लेबल मस्ट डिस्प्ले द सिंबल आरएक्स प्रोमिनेंटली। लेबल पर आरएक्स का निशान साफ साफ दिखना चाहिए। आप शेड्यूल एच की दवाइयां देखोगे उसमें आपको आरएक्स लेबल साफ साफ दिखेगा। अ वार्निंग स्टेटेड शेड्यूल एच ड्रग्स, एक चेतावनी जिसमें लिखा हो ये शेड्यूल एच वाली दवा है। उसके बाद एक और वार्निंग लिखी होनी चाहिए, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही रिटेल में ये दवाएं बेची जाएंगी। बिना इन लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के आपकी शेड्यूल एच की दवाएं ना बनती हैं ना ही मार्केट में सेल होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं शेड्यूल एच ड्रग्स के, तो इसमें आती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, आपके पेन किलर्स, ठीक है, आपकी हार्मोनल प्रिपरेशंस। These drugs are regulated to prevent self medication. इन दवाओं को खुद से दवा लेने से रोकने और यह पक्का करने के लिए रेगुलेट किया जाता है कि इनका इस्तेमाल सही मेडिकल गाइडेंस में किया जाएगा। शेड्यूल एच को इसलिए बनाया गया है ताकि ये ध्यान रखा सके कि कोई भी इन दवाओं को खुद से ना ले, अपनी मन मर्जी से ना ले, ठीक है, और जो भी इन दवाइयों को यूज करे वो मेडिकल गाइडेंस यानी कि डॉक्टर की निगरानी में ही यूज करे। इसलिए इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल नहीं करता है, नहीं बेचता है, ठीक है। शेड्यूल एच के बाद आता है शेड्यूल H1, यानी कि ये उससे और कड़ा शेड्यूल होता है। वो तो कड़ा होता ही एच, बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलता, ये रिस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन होता है और सख्त नियम कायदे होते हैं, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इसके नियम कायदे और ज्यादा सख्त होते हैं। शेड्यूल H1 इंक्लूड्स ड्रग्स विद हायर पोटेंशियल फॉर अब्यूज। शेड्यूल H1 में ऐसी ड्रग्स शामिल हैं जिनके गलत इस्तेमाल का खतरा और ज्यादा होता है, एंड सीरियस हेल्थ रिस्क इफ मिसयूज, और अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो सेहत को भी गंभीर खतरा होता है। The regulation for these drugs are more strict compared to Schedule H. इन ड्रग्स के लिए नियम शेड्यूल एच के मुकाबले ज्यादा सख्त हैं। इनके जो नियम कायदे हैं वो शेड्यूल एच से भी खतरनाक हैं। इसकी जो लेबलिंग है वो शेड्यूल एच जैसी होती है, लेकिन इसका जो RX सिंबल होता है, द लेबल मस्ट डिस्प्ले द सिंबल RX इन रेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि जो लेबल होगा उसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा वहां पे लाल अक्षरों में RX लिखा होना चाहिए, लाल अक्षर में RX लिखा होना चाहिए। अ बॉक्स विथ अ रेड बॉर्डर कंटेनिंग द वार्निंग, फिर एक रेड कलर का बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, जिसकी बॉर्डर रेड कलर की हो। इसमें चेतावनी लिखी होनी चाहिए। क्या चेतावनी लिखी होनी चाहिए? यह चेतावनी लिखी होनी चाहिए, मेडिकल सलाह के बिना इस दवा को लेना खतरनाक है, यानी कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। जब तक डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता आपको ये ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेनी है। दूसरी वार्निंग लिखी होनी चाहिए, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेलर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना रिटेल में ये ड्रग्स नहीं बेची जाएंगी। ये चेतावनी साफ साफ आपके लेबल्स पे लिखी होनी चाहिए। तो ये दोनों शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं।
ये दोनों शेड्यूल्स आपको समझ में आए? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बिल्कुल। आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूल एन के बारे में। ठीक है, सिंपल है सारे शेड्यूल्स, इतने दो दो तीन तीन पॉइंट में आप लिख सकते हो। RX इज साइन ऑफ गॉड जुपिटर, जो हमारी फार्मेसी में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल एन के बारे में। ठीक है, शेड्यूल एन में क्या आता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। यानी कि शेड्यूल एन भारत में किसी फार्मेसी को अच्छे से चलाने के लिए कम से कम जरूरतें बताता है। कम से कम क्या जरूरतें होनी चाहिए? कम से कम क्या, इतना मैं धीरे तो पढ़ा रही हूँ, आज तो मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो है, एकदम स्लो चल रही हूँ मैं। इससे ज्यादा और क्या स्लो? आज तो स्लो ही, अभी हमने दो ही शेड्यूल पढ़े हैं, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से, है ना। हाँ, NRX लेकिन जो है शेड्यूल एक्स में ज्यादा लिखा रहता है। ठीक है, NRX जो है शेड्यूल एक्स में ज्यादा लिखा रहता है। नहीं देखो, शेड्यूल एच और H1 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ड्रग्स का। जैसे कि H1 में आपकी दूसरी ड्रग्स आती हैं, आप उनका एग्जाम्पल लिख सकते हो चाहो तो। मैंने वो स्लाइड इसलिए हटा दी, आपको जब टॉप 20 बुक मिलेगी उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कंटेंट मैम बहुत लंबा पढ़ा रही है। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। शेड्यूल H1 में आती है आपकी, जैसे सिफिक्सिम हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। एग्जाम्पल्स में हो गए आपके सिफिक्सिम हो गई, ये शेड्यूल H1 की ड्रग है। ठीक है, इसके साथ साथ आप दूसरी कोडीन लिख सकते हो, डायजीपाम लिख सकते हो। ठीक है, कोडीन हो गई आपकी, डायजीपाम हो गई, यानी ऐसी ड्रग्स जिसको अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श के लोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं शेड्यूल एन के बारे में। थोड़ा चैट को फिर से ऑफ कर देंगे, नहीं तो सबका फोकस हट जाएगा। तो शेड्यूल एन में बताया जाता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक फार्मेसी को रन करने के लिए कम से कम क्या, या कम से कम किन चीजों की जरूरत है, वो हमको शेड्यूल एन में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको फार्मेसी रन करना है तो आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए। अब अच्छी जगह का मतलब हमारे लिए कमरा भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा हॉल भी हो सकता है, लेकिन शेड्यूल एन में बताया गया है कि जगह कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो की प्रोविजंस यानी कि कुछ पॉइंट हैं शेड्यूल एन के। द फ्रंट ऑफ फार्मेसी मस्ट क्लियरली डिस्प्ले द इंस्क्रिप्शन फार्मेसी। आपका जो फार्मेसी का फ्रंट है, जहां से आप एंटर करोगे, उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए फार्मेसी, है ना, तभी तो पता चलेगा वो फार्मेसी की दुकान है। तो जो एंट्री है, फार्मेसी के सामने साफ साफ फार्मेसी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं प्रेमाइजेस पे। प्रेमाइजेस को हिंदी में कहा जाता है आपकी जो जगह है, वो एकदम सेपरेट एरिया में होना चाहिए, यानी कि द फार्मेसी प्रेमाइजेस शुड बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी प्राइवेट रूम। यानी कि फार्मेसी की जो जगह है किसी भी प्राइवेट कमरे से अलग और अलग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करो, आपके पास बड़ा हॉल है तो आप सोचो कि उसमें ही दूसरा काम भी हो रहा है और छोटी सी जगह में हम फार्मेसी का भी स्टोर कर रहे हैं। नहीं, आपका जो भी फार्मेसी की जगह है बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, हर एक प्राइवेट कमरे से भी अलग होनी चाहिए। दूसरा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? तो जो भी उसका स्ट्रक्चर हो वेल बिल्ट होना चाहिए, अच्छी खासी पक्की दीवारें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कच्चा कुछ भी खड़ा कर लिया और वहां पे दवाइयों का हम बिजनेस कर रहे हैं, नहीं। जड़ी बूटी बेची जा सकती हैं, औषधियां बेची जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको एलोपैथिक फार्मेसी डिवीजन चाहिए तो स्ट्रक्चर वेल बिल्ट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं सीलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नहीं। वेल लिट होना चाहिए, लाइटिंग, पंखे पंखे वंखे, फ्रिज व्रिज सब होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मेसी स्टोर ओपन कर रहे हो तो आप किसी भी प्रकार की दवाई को स्टोर करने के लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर तो मस्ट है। और एडिकेटली वेंटिलेटेड यानी हवादार होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा है कंस्ट्रक्चर में।
स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बना हुआ, सूखा, अच्छी रोशनी वाला और हवादार होना चाहिए। आपका अगर फार्मेसी स्टोर ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक चीजें तो यही है। दूसरी हम बात करें स्पेस की, यानी कि जगह कितनी जरूरत है। अ मिनिमम ऑफ 6 स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पेंसिंग एरिया व्हेन वन फार्मासिस्ट इज ऑन ड्यूटी, यानी कि जब एक फार्मासिस्ट ड्यूटी पे है तो डिस्पेंसिंग एरिया के लिए कम से कम 6 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। अगर एक ही फार्मासिस्ट काम कर रहा है तो 6 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए दवाई डिस्पेंस करने के लिए, दवाई देने के लिए। वहीं अगर एक एक्स्ट्रा फार्मासिस्ट है तो उसके लिए 2 स्क्वायर मीटर की जगह और चाहिए। एन एडिशनल 2 स्क्वायर मीटर इज नीडेड फॉर एक्स्ट्रा फार्मासिस्ट। ठीक है, फिर फर्नीचर की बात करते हैं और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। द फार्मेसी मस्ट बी इक्विप्ड विद एप्रोप्रिएट फर्नीचर एंड अपैरेटस सुटेबल फॉर ऑपरेशंस, यानी कि फार्मेसी में उसके काम के लिए सही फर्नीचर और उपकरण होने चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आम या जनरल चीजों की बात करें तो ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अंडर दी continuous personal supervision of registered pharmacist whose name should be prominently displayed, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में ही होना चाहिए, जिसका नाम साफ साफ दिखाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जिसकी भी दुकान है उस दुकान में जिसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है, जिसके भी नाम का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, सारी चीजें उसी की निगरानी में होनी चाहिए। दवाइयों को बेचना, दवाइयों को स्टॉक करना, प्रिस्क्रिप्शन को लेना, ये सब कुछ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन में ही होना चाहिए। दूसरा बात आ रही है अटायर की, यानी कि कपड़ों की। तो जब फार्मासिस्ट ड्यूटी पर होते हैं तो उनको साफ सफेद ओवरऑल कपड़े पहनना जरूरी है। फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड टू वियर क्लीन व्हाइट ओवरऑल क्लोथ्स ऑन ड्यूटी। आप सबने देखा होगा सफेद कपड़े अगर कोई नहीं भी पहनते हैं तो व्हाइट एप्रन पहन के ड्यूटी करी जाती है, फार्मासिस्ट की भी, डॉक्टर्स की भी। और अगर कभी आपने लैब में प्रैक्टिकल करा हो या अभी जब आप ट्रेनिंग लेने जाओगे डी फार्म के बाद तो ट्रेनिंग में भी आपको यही बोला जाएगा कि आप साफ एप्रन पहन के ही ट्रेनिंग लें। ठीक है, इसके बाद बात आती है साफ सफाई की। तो जो भी प्रीमाइजेस हैं, जो भी फिटिंग्स हैं वो साफ होनी चाहिए और ऑर्डर तरीके में होनी चाहिए, है ना। यानी कि साफ सफाई की बात करें तो जो भी जगह है सारी फिटिंग साफ और ठीक से रखी जानी चाहिए। रिकॉर्ड्स कीपिंग, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस एंड इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, यानी कि सभी ट्रांजैक्शन, प्रिस्क्रिप्शन और इन्वेंट्री का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। ट्रांजैक्शन मतलब कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। प्रिस्क्रिप्शन मतलब आपने कौन कौन सी दवाइयां आई, बेची। इन्वेंट्री मतलब आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है ना, कितना स्टॉक खत्म हो गया है, कितना बचा है। आप सबने देखा हो ना मेडिकल की शॉप पे जब आप जाते हो तो कोई भी दवाई वो आपको देखते हैं तो वो अपनी कॉपी में लिखते जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अब स्टॉक में खत्म हो चुकी है। तो इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, जैसे शेड्यूल एन में बताया गया है। और बताया गया है स्टोरेज और लेबलिंग के बारे में। दवाओं को सही तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए। मेडिकेशन शुड बी स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली एंड ऑल कंटेनर्स मस्ट बी प्रॉपरली लेबल्ड, और जितने भी कंटेनर्स हैं उस पे ठीक से लेबल लगा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीजें शेड्यूल एन में बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। लास्ट शॉर्ट नोट आपसे पूछा गया है लोन लाइसेंस और रीपेकिंग लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, लोन लाइसेंस क्या होता है? लोन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी और से उधार लेते हैं चीजें और उसकी चीजों को यूज करते हैं, उसको लोन कहते हैं। इसी तरह से लोन लाइसेंस है, किसी और के पास लाइसेंस है, ठीक है, यानी कि किसी और के पास पूरी चीजें हैं, है ना, पूरी मैन्युफैक्चरिंग वाली उसके पास बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई चीज बनानी है, कैसे लिख पाएंगे? खुद से बना के, क्योंकि ये सारी तो बेसिक चीजें हैं कि प्रेमाइजेस में क्या क्या होना चाहिए। ये तो एक्स पूछा जाता है ना, आएगा नहीं। हाँ, टॉप 20 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आएंगे। अभी 4 इसलिए इंक्लूड किए गए क्योंकि 4 में से कोई 2 करने, है ना।
आप इसे ध्यान में रखें इस तरह से कि आपको मेडिकल का शॉप खोलना है। अब आपको मेडिकल का शॉप खोलना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो प्रीमाइजेस लेना पड़ेगा। फिर अगर एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है तो 6 स्क्वायर मीटर की जरूरत चाहिए। फिर अगर तुम सोचो कि मुझे किसी और को भी काम पे रखना है तो 2 स्क्वायर मीटर की जगह और चाहिए। ये तो सोच के खुद से लिख सकते हो, ठीक है। फिर अब तुम्हें ऐसा चाहिए कि मजबूत बिल्डिंग चाहिए। ऐसा सोचो कि तुम्हें खुद की बिल्डिंग फार्मेसी खोलनी है, तब तुम लिख पाओगे, है ना, ठीक है। फिर अगर तुमने बिल्डिंग खोल ली तो बिना लाइट पंखे के तो रहोगे नहीं, इसलिए प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर रोशनी है लेकिन एक भी खिड़की नहीं है तो चार दीवारी में तो नहीं हो सकता, इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद आपको जो भी बेसिक चीजें याद आ रही हैं, जैसे रिकॉर्ड बनाना जरूरी है वो लिखोगे, है ना। रिकॉर्ड बनाना जरूरी है, स्टॉक लिखना जरूरी है, इन्वेंट्री जरूरी है, फार्मासिस्ट की निगरानी में सब कुछ करना जरूरी है। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, है ना। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं, खुद से बना के लिख सकते हो। बस ये ध्यान में रखो कि मुझे फार्मेसी स्टोर ओपन करना है, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोन लाइसेंस और रीपैकिंग लाइसेंस। अब लोन लाइसेंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। लोन लाइसेंस में क्या होता है, एक पर्सन है, उसके पास सब कुछ है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, मतलब दवाइयां बनाने के लिए उसके पास पूरी फैक्ट्री है ना, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है। और एक पर्सन है, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो दवाइयां बनाना चाहता है ना, लेकिन वो इतना खर्चा नहीं कर सकता कि वो बिल्डिंग भी बनाए, इक्विपमेंट्स भी बनाए, खर्चा नहीं कर सकता। तो ये क्या कर सकता है, इसकी सारी चीजों को यूज करके दवाइयां बना सकता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो किसी दूसरे की सारी चीजों को यूज करके दवाइयां बनाना चाहता है, तो वो एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि दूसरे की चीजों को उधार लेके वो दवाइयों को बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उस लाइसेंस का नाम होता है लोन लाइसेंस। इसीलिए इसको लोन लाइसेंस कहते हैं, क्योंकि हम दूसरे की बिल्डिंग, दूसरे के इक्विपमेंट्स को उधार पे लेके दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, लोन लाइसेंस अलाउज एन एप्लीकेंट टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स यूजिंग द फैसिलिटीज ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर। यानी कि लोन लाइसेंस से क्या होता है, जिससे किसी आवेदक को ड्रग्स को निर्माण करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन फैसिलिटीज वो दूसरे मैन्युफैक्चरर की यूज कर रहा होता है। देखो हिंदी में भी यही लिखा है, लोन लाइसेंस वह लाइसेंस है जो किसी आवेदक को किसी अन्य निर्माता की निर्माण सुविधाओं का उपयोग करके दवाइयों का निर्माण करने की अनुमति देता है। कैसे मिलेगा ये लोन लाइसेंस, अब डिपेंड करता है कि आपको दवाइयां कौन सी बनानी है, ठीक है। अगर आपको ऐसी ड्रग्स बनानी है जो शेड्यूल C1 और X में नहीं आती है, ठीक है, ऐसी दवाइयां बनानी है जो शेड्यूल C1 और X में नहीं आती है, तो आपको आवेदन देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 24A में, ठीक है। अब आपको ऐसी दवाइयां बनानी है जो शेड्यूल C और C1 में आती हैं, यानी कि आपके बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो आपको आवेदन देना होगा फॉर्म नंबर 27A में। यही हिंदी में लिखा है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, 24A फॉर्म भरना पड़ेगा अगर शेड्यूल C1 और X में शामिल न होने वाली दवाओं के लिए लोन लाइसेंस प्राप्त करना है तो, और अगर शेड्यूल C और C1 में शामिल दवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना है तो फॉर्म 27A भर के जमा किया जाएगा। इसको कहा जाता है लोन लाइसेंस। अब हम बात करते हैं रीपैकिंग लाइसेंस की। रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, अब पैकिंग का मतलब किसी चीज को पैक करना, री का मतलब होता है फिर से, री का मतलब होता है फिर से। तो जब हमारे पास बल्क क्वांटिटीज में ड्रग आती है पैक होके, उसको जब हम स्मॉलर क्वांटिटीज में दोबारा पैक करते हैं, उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है उसको रीपैकिंग लाइसेंस कहते हैं। रीपैकिंग लाइसेंस, repacking involves breaking bulk quantities of drug into smaller packages
एंड लेबलिंग देम फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। रीपैकिंग का अर्थ है दवाओं की बड़ी मात्रा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करके बिक्री या वितरण हेतु लेबल लगाना। This process does not include compounding or dispensing drugs in the ordinary course of retail business. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें खुदरा व्यवसाय के सामान्य कार्य के दौरान दवाओं का मिश्रण या वितरण शामिल नहीं है। ठीक है, आप खुद से ही दवाइयां तुरंत बना के बेच नहीं सकते। अब रीपैकिंग के लिए कौन सा लाइसेंस भरना पड़ता है? रीपैकिंग के लिए फॉर्म नंबर 24B भरना पड़ता है, लेकिन इसमें शेड्यूल एक्स वाली दवाइयां नहीं आ सकती, क्योंकि शेड्यूल एक्स वाली दवाइयां बहुत खतरनाक होती हैं। आवेदन प्रक्रिया हम देखें तो फॉर्म नंबर 24B शेड्यूल एक्स को छोड़कर अन्य दवाओं की रीपैकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फॉर्म नंबर 24B भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ये शॉर्ट नोट खत्म। इन चारों में से दो जो भी आपको इजी लगे आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो दो ही आते हैं, चार में से दो भी आ सकते हैं। अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि आज के लिए इतना काफी है? बताइए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा हो जाएगा? जैसा आप सब बोले वैसा करेंगे। काफी है आज के लिए? कहें तो छोटा सा है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पढ़ लेते हैं। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास पूरी प्रिपेयर है ना, आप सबको समझ में आना चाहिए। कर लें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर कल 5 और 6 पढ़ेंगे। नहीं पढ़े? कल पढ़े, कल। ठीक है, चलिए फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है।